ठीक है, तो डीएनए में आज दो टॉपिक्स करेंगे हम। पहला जो है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू नेटवर्क सर्वे व्हीकल। ये GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। GS3 में आप इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ते हैं, रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो पिछले एक डिकेड में हमने क्या देखा है? पिछले एक डिकेड में हमने देखा है कि इंडिया में जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसमें फिनोमिनल काम हुआ है। रोड कंस्ट्रक्शन है वो हम बहुत वॉर फुटिंग पे बना रहे हैं। 2013 का अगर डेटा लें, 2013 का अगर डेटा लें तो इंडिया औसतन एवरेज तौर पे करीब करीब 9 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर रोड है वो पर डे बना रहा था। ठीक है, लेकिन पिछले 10 साल में, पिछले डिकेड में, मतलब सन 2014 के बाद से, 2014 के बाद से हमने क्या देखा है? एक सर्ज आया है कि रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में ठीक ठाक सर्ज इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिला है। ठीक है, 2020-21 की बात करें तो ये जो नंबर है, ये नंबर है आपका अप्रोक्सीमेटली 37 किलोमीटर पर डे पहुंच गया था। मतलब इंडिया एक दिन में ऑलमोस्ट 37 किलोमीटर रोड है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा था। 37 किलोमीटर, कहां 9 किलोमीटर, कहां 37 किलोमीटर। ठीक है, अभी क्या है? 2023-24 वाला जो डेटा है हमारे पास, 2023-24 का डेटा है, तो उसमें अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से 27 से 34 किलोमीटर रोड जो है वो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया को रोड की प्राइमेसी है वो रियलाइज हुई क्योंकि हम अमृतकाल में एंटर कर गए हैं। अमृतकाल में एंटर कर गए हैं, विकसित भारत 2047 जैसे लक्ष्य है हमारे। तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को ये रियलाइजेशन है कि रोड जो है वो इंपॉर्टेंट बैकबोन होते हैं किसी भी इकोनॉमी का, चाहे लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट हो, गुड्स का मूवमेंट हो, या लोगों का मूवमेंट हो, पीपल्स का मूवमेंट हो। अगर हम अपना रोड नेटवर्क रोबस्ट रखेंगे, मजबूत रखेंगे, तो इकोनॉमी है वो भी हमारी अच्छी परफॉर्म करेगी। सिर्फ क्वांटिटी, मतलब सिर्फ नंबर्स के टर्म्स में हम इंप्रूव नहीं किए हैं, हम क्वालिटी के टर्म्स में भी इंप्रूव किए हैं। क्वालिटी के टर्म्स में एज इन कि नई टेक्नोलॉजी को भी हमने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है रोड कंस्ट्रक्शन में। पहले क्या था? बहुत मैकेनिकल था रोड कंस्ट्रक्शन, लेकिन अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है? रोड कंस्ट्रक्शन में हम नई टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर रहे हैं। जैसे हम जीपीएस डिप्लॉय कर रहे हैं, हम 360 डिग्री कैमरास हैं वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं, हम सैटेलाइट इमेजरी भी डिप्लॉय कर रहे हैं। सैटेलाइट संबंधित जो इमेजेस होते हैं, ठीक है, उसको भी डिप्लॉय करना शुरू कर दिए, जिससे हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में एक प्रेसिशन आए, हम स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड क्लास रोड्स हैं वो बना पाए। तो सिर्फ क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं, ऐसा नहीं कि 9 किलोमीटर से हम 30 किलोमीटर के ऊपर पहुंच गए पर डे कंस्ट्रक्शन में। हम नई टेक्नोलॉजी भी डिप्लॉय करना शुरू किए हैं और हम कई सारे फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, वो भी एग्जीक्यूट किए हैं। फ्लैगशिप्स क्या? जैसे भारतमाला परियोजना हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चला रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप सुनते होंगे जैसे भारतमाला परियोजना, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और आपने तमाम सर्किट्स सुने होंगे जैसे रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट। ठीक है, एक्सप्रेसवे, पहले क्या था? आप बस एक एक्सप्रेसवे सुनते होंगे, दो एक्सप्रेसवे सुनते होंगे। कौन सा? आगरा से दिल्ली तक का। लेकिन अब देखिए यूपी में कितने सारे एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो गए। ठीक है, तो आइडिया क्या है? आइडिया ये नहीं है कि बस हम क्वांटिटी पे खेल रहे हैं, 9 से हम 30 किलोमीटर के ऊपर आ गए, हम नई टेक्नोलॉजी भी डिप्लॉय कर रहे हैं, हम फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी डिप्लॉय कर रहे हैं। मतलब इन एडिशन टू फास्टर कंस्ट्रक्शन, क्विक कंस्ट्रक्शन, we are also relying on new technology and have also carried out various flagship projects। ये तो आपका NHAI और MORTH के इनिशिएटिव्स हो गए। NHAI क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। MORTH मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, के काम में है। जैसे स्टेट पीडब्ल्यूडी, स्टेट पीडब्ल्यूडी भी क्या बनाती है? स्टेट लेवल हाईवेज बनाती है, स्टेट लेवल हाईवेज बनाती है। इसके अलावा बीआरओ एक ऑर्गेनाइजेशन है। बीआरओ का नाम सुना है सबने? किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है बीआरओ? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है।
तो हमारे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहां पे जो रोड कंस्ट्रक्शन होती है वो अमूमन यूजुअली एनएचए नहीं बनाता है, वो कौन बनाता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि वहां क्वालिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। नॉर्मल जो होसड़िया चौराहे पे रोड निकल रही है आपके सामने, उस पे क्या गाड़ियां चलती हैं? नॉर्मल कार, स्कूटी, बाइक्स, बसेस, एट टाइम्स ट्रक्स निकलती हैं। लेकिन जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर लग रहा है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लग रहा है, वहां की रोड्स हमको कैसी प्रिपेयर करनी है? बहुत हाई क्वालिटी प्रिपेयर करनी है, क्योंकि जरूरत आने पे हम उसका मिलिट्री यूज भी करते हैं, हमको टैंक्स भी चलाने होंगे वहां पे, हैवी आर्टिलरी गन्स हैं वो भी डिप्लॉय करने पड़ेंगे। तो जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, एकदम बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्रों में हमको क्या देखने को मिलता है? बीआरओ रोड कंस्ट्रक्शन करती है। तो आइडिया इज कि हम सिर्फ क्वांटिटी के टर्म्स में आगे नहीं बढ़े रोड कंस्ट्रक्शन में, हम क्वालिटी के टर्म्स में भी आगे बढ़े हैं, क्वालिटी के टर्म्स में भी आगे बढ़े हैं। लेकिन बावजूद इसके कई चैलेंजेस हैं, कई चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। क्या चैलेंजेस हैं? मतलब नो डाउट कि रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अगर हम उसको क्वांटिफाई करें तो पिछले 10 साल में हमको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे इंडिया ने काफी काम किया 10 साल में, लेकिन चैलेंजेस भी परसिस्ट कर रहे हैं, चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंजेस हैं वो? एक एक करके बताइए। रोड रिलेटेड क्या चैलेंजेस आपको दिखते हैं? रोड एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स में कमी नहीं आ रही है अभी भी। अगर आप एनसीआरबी का डेटा उठाएं या एमओआरटीएच का डेटा उठाएं, ठीक है, तो वहां से आपको पता चलेगा कि करीब करीब 4.25 लाख एक्सीडेंट्स, 4.25 लाख एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ हो रहे हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2.25 लाख लोगों की जान जा रही है। मतलब हर घंटे इंडिया में 55 एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें कम से कम 20 लोग, हर घंटे 20 लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं। तो मतलब क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज वी हैव इंप्रूव्ड, बट सर्टेन चैलेंजेस रिमेन्स। एक है आपका रोड एक्सीडेंट्स अभी भी बहुत ज्यादा परसिस्टेंट है, रोड एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा परसिस्टेंट है, ठीक है। अप्रोक्स 20 डेथ्स एवरी ईयर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? एक तो लापरवाही है, लोगों की भी लापरवाही है, लेकिन सिर्फ लापरवाही नहीं है, जो नए रोड्स बन रहे हैं, जो नए रोड्स बन रहे हैं उनके डिजाइन्स में भी फ्लॉज हमको देखने को मिल रहा है। उनकी जो डिजाइन्स है उनमें भी हमको फ्लॉज देखने को मिल रहा है। डिजाइन फ्लॉज क्या होगा? आपने देखा होगा शहर शहर में कि कई बार बहुत बड़े स्पीड बम्प्स होते हैं, ठीक है, जहां पे नहीं होने चाहिए वहां पे भी स्पीड बम्प्स होते हैं, ठीक है। कई जगह आपने देखा होगा नेशनल हाईवे पे चलते हैं कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया, कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम वहां पर होता क्यों है, एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? एक रीजन ये होता है कुछ मेजर डिजाइन फ्लॉ है। मान लीजिए एक हेयर पिन बेंड है, रोड मुड़ रही है, तो कायदे से अगर रोड मुड़ रही है तो वहां पे एम्बैंकमेंट होनी चाहिए, मतलब एक साइड रोड का उठाव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर रोड की डिजाइन में फ्लॉ है, रोड की डिजाइन में फ्लॉ है, तो वो एरिया जो है क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक्सीडेंट प्रोन हो जाएगा। तो इन एक्सीडेंट का एक मेजर रीजन जो है वो क्या है? पुअर रोड डिजाइन्स। मतलब हम बहुत जल्दबाजी में अपने रोड कंस्ट्रक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन जो रोड डिजाइन है उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सो पुअर रोड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन फ्लॉस, ठीक है। तीसरा क्या? रोड्स बन रहे हैं, ठीक है, अब फोकस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा रोड बना दे। 25 किलोमीटर हो गया तो 30 किलोमीटर कर लें पर डे, 30 किलोमीटर पर डे हो गया तो 35 किलोमीटर कर लें। अब जब आप इतने फास्ट पेस पे काम कर रहे हैं तो जो एनफोर्समेंट है वो आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है तो क्या होने चाहिए? प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ठीक है। आपके कॉशन वाले साइन बोर्ड्स होने चाहिए, कॉशन वाले साइन बोर्ड्स होने चाहिए, वो सारे नहीं लगते। उसकी वजह से रोड के कंस्ट्रक्शन के दौरान भी कई एक्सीडेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, रोड के कंस्ट्रक्शन के दौरान भी हमको कई एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो लैक ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, लैक ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स,
मतलब सुरक्षा मानकों में कमी, लैक ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेज। ठीक है, इसके अलावा वी ऑल्सो हैव लैक ऑफ ट्रैफिक लॉ एनफोर्समेंट। ट्रैफिक लॉज हैं हमारे यहां, लेकिन उसका एनफोर्समेंट है वो बहुत वीक है। कि अभी भी जैसे इंडियन साइकी में नहीं है कि गाड़ी में बैठते ही बेल्ट लगा लिया जाए। ठीक है, लोग क्या करते हैं, देखते हैं चौराहे पे पुलिस वाले हैं तो उनको देख के बेल्ट लगाते हैं, हेलमेट हाथ में लगाए हुए हैं, देखेंगे पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं तो हेलमेट लगा लेंगे। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन रीजंस बिकॉज ऑफ विच लैक ऑफ डिजाइन कंस्ट्रक्शन फ्लॉज। ठीक है, लैक ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स। ठीक है, इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स है वो अभी भी कम नहीं हो रहा है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ठीक है, तो बेसिकली जो ये आपका नेटवर्क सर्वे व्हीकल है, ये जो इनिशिएटिव है, ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है एमओआरटीएच का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पुअर रोड कंस्ट्रक्शन डिजाइंस है या डिजाइन्स के दौरान जो फ्लॉज होते हैं उसको कैसे इफेक्टिवली मिटिगेट किया जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको कैसे इफेक्टिवली प्रभावी रूप से उसको कैसे हटाया जाए, कैसे मिटिगेट किया जाए। इसलिए आपका नेटवर्क सर्वे व्हीकल है, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव शुरू किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। अब है क्या नेटवर्क सर्वे व्हीकल है क्या? प्राइमरीली एनएसवी जो है कुछ नहीं है, एक एसयूवी है। एसयूवी समझ गए? स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, एक बड़ी सी गाड़ी है। ठीक है, जिसमें आपके तमाम इक्विपमेंट्स हैं वो फिट किए गए। वो इक्विपमेंट्स क्या है? 360 डिग्री कैमरा हो गया। ठीक ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट्स है। तो एक तरीके का एसयूवी है विच इज फिटेड विथ जीपीएस, 360 डिग्री कैमरा, थ्री डी लेजर बेस्ड इमेजिंग। ठीक है, ये कुछ चीजें एक एसयूवी में फिट कर दी जाएंगी। और ये करेगा क्या? बेसिकली ये करेगा क्या? जब रोड कंस्ट्रक्शन, जब आपका डीपीआर वगैरह रेडी हो गई, ठीक है, और रोड आपका प्रॉपर मतलब मिट्टी वगैरह हटा दी गई, तो उसके बाद इस व्हीकल को वहां पे चलाया जाएगा। और ये गाड़ी क्या करेगी? ये गाड़ी जो है वो आपका जो एम्बैंकमेंट्स हैं, जो पेमेंट के साइड पे होने चाहिए, ठीक है, ये सारी नापेगी, जिससे रियल टाइम हमको डेटा मिल पाए। रियल टाइम क्या मिल पाए? डेटा मिल पाए। ठीक है, प्रोजेक्ट कौन चला रहा है? एनएचएआई, मतलब एमओआरटीएच का प्रोजेक्ट है। एमओआरटीएच का प्रोजेक्ट है, लेकिन इट्स अंडर द एजेस ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एनएचएआई ने क्या किया? ये जो नेटवर्क सर्वे व्हीकल है, अभी फिलहाल के लिए 23 राज्यों में लॉन्च किया, 23 स्टेट्स। ठीक है, और इनिशियली ये कितने किलोमीटर्स कवर करेगा? लगभग 21,000 किलोमीटर 23 स्टेट्स में इसको चलाया जाएगा, और 20,933 किलोमीटर्स ये कवर करेगा। ठीक है, एनएसवी का काम क्या होगा? एनएसवी का काम होगा सर्वे करना। सर्वे किसका? सर्वे जो नए रोड्स हैं या जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं, जो नए रोड्स बन रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उसका सर्वे करना। जब एनएसवी का सर्वे हो जाएगा और हरी झंडी मिल जाएगी एनएसवी सर्वे के से, तो एनएचएआई क्या करेगा? तब जाके कंप्लीशन जो सर्टिफिकेट है वो कॉन्ट्रैक्टर को देगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट है तब देगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? ये जो एनएसवी सर्वे से जो भी डेटा, रियल टाइम डेटा हम जनरेट करेंगे, वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिसको हम कहते हैं रैम्स। रैम्स, ठीक है, रोड असेट
रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम, रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम वहां पर स्टोर किया जाएगा। मतलब खाली रोड कंस्ट्रक्शन के समय, खाली रोड कंस्ट्रक्शन के समय में एनएसवी का काम नहीं सीमित है। रोड कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद क्या है, रोड आपका एक असेट हो जाता है। असेट को आपको मेंटेन करना पड़ता है। जो भी आप फिजिकल असेट्स क्रिएट करते हैं, जैसे पुल बन गया तो क्या है, हर साल पानी बरस रहा है, ठीक है। डामर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, पानी। डामर इज व्हाट, एस्फल्ट। टारमेक बनती है, रोड बनती है किसकी, डामर की बनती है ना। तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, पानी है, ठीक है। तो रोड जो है वो आपका वेयर एंड टेयर भी देखती है। वी गेट टू सी वियर एंड टियर इन रोड्स, ठीक है। तो एनएसपी क्या करेगी, खाली कंप्लीशन स्टेज तक सीमित नहीं है। ये क्या करेगी, रोड एक बार बन गई है तो असेट मैनेजमेंट है उस पे भी फोकस करेगी। तो यार रोड बन गई तब भी एनएसपी की जो गाड़ियां हैं, जो एसयूवी है, उसको चलाया जाएगा, देखा जाएगा कि एम्बैंकमेंट्स है कि नहीं, पेमेंट अपना अभी भी सही से अलाइंड है कि नहीं, ठीक है। रोड की क्वालिटी कैसी है, पुराना डेटा जो है वो कंपेयर किया जाएगा नए डेटा से, ठीक है। तो ये जितना भी डेटा है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस, एक क्लाउड बनाना पड़ेगा। तो रैम्स प्राइमरीली क्या है, रैम्स वही डिजिटल डेटाबेस है। तो एनएसपी का जो सर्वे है वो किस काम आ रहा है, एक तो डिजाइन जो है, डिजाइन फ्लॉज थे उसको मिटिगेट करने के काम आ रहा है। जो पहले क्या था, डिजाइन में दिक्कतें हो रही थी उसको हटाने के काम आ रहा है, ठीक है। उसके बेसिस पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और दूसरा काम क्या है, जब रोड एक बार बन गई तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी रैम्स का कंस्टिट्यूशन किया गया है। रैम्स हैज बीन कंस्टिट्यूटेड, ठीक है। कि मतलब एक बार रोड बन गया तो जो असेट मैनेजमेंट है वो प्रभावी रूप से हो पाए, वो इफेक्टिवली हो पाए, ठीक है। तो इसके एक चीज और है इसमें, एनएचएआई ने 13 टाइप के डिफेक्ट्स हैं वो लिस्ट किए हैं, ठीक है। 13 टाइप के डिफेक्ट्स हैं वो लिस्ट किए हैं। डिफेक्ट्स क्या आ सकते हैं रोड्स में, जो डिफेक्ट्स आ सकते हैं वही सारे डिफेक्ट्स हैं वो एनएचआई ने लिस्ट किए हैं। एनएसवी का काम क्या होगा, एनएसवी का काम होगा इन 13 डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करना और उस पर रिपोर्ट तैयार करना, और रिपोर्ट कहां चली जाएगी, रैम्स में चली जाएगी। ये 13 डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पॉटहोल्स हैं, जैसे गड्ढे आ जाते हैं सड़कों पे, ठीक है, क्रैक्स आ जाते हैं, या पेमेंट है वो ऊपर नीचे है, अलाइनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। बारिश हुई तो डामर है वो बह गया। ये सारे कुछ डिफेक्ट्स हैं जो आपके इन 13 डिफेक्ट्स में लिस्ट होंगे। तो एनएसपी जो है इन 13 डिफेक्ट्स पे प्राइमरीली काम करेगी और रिपोर्ट बना के भेजेगी रैम्स पे, ठीक है। और रैम्स के बेसिस पे अब क्या होगा, फर्दर जो अपकीप है प्रोजेक्ट का वो किया जाएगा। अब इस पूरे इनिशिएटिव के, एनएसवी के क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड। तो बताइए क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एसोसिएटेड। इट वुड मिटिगेट पुअर डिजाइन फ्लॉज। जो पहले पुअर डिजाइन की रोड्स बनती थी, अब उस समस्या से समाधान हो पाएगा। इट वुड मिटिगेट पुअर डिजाइन फ्लॉज इन रोड्स। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या, मतलब एक तरीके से अब हमको एडिक्वेट डिजाइन मिल पाएगी, एडिक्वेट डिजाइन मिल जाएगी। खाली रोड बनाना नहीं है, अच्छी क्वालिटी का भी रोड बनाना है। दो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, रोड बने तो सही रोड बने। दूसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बूस्ट मिला हुआ है। दूसरी चीज है, रैम्स से एसोसिएट करिए। रैम्स क्या कर रहा है, रैम्स एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है ना, तो उसमें डेटा आ गया। अब एनएसपी ऐसा नहीं है कि बस एक बार चल के बंद हो जाएगी एक हाईवे पे, वो चलती रहेगी। तो ये क्या करेगी, ये आपका टाइमली मेंटेनेंस में भी हेल्प करेगी, टाइमली मेंटेनेंस में भी हेल्प करेगी। आप देखते होंगे कई रोड्स हैं बहुत अच्छी बनी रहती हैं, लेकिन 3-4 साल बाद आप उस रोड से निकलिए तो क्या होता है, बेकार हो जाती है, ठीक है। पैचेस आ गए हैं, पैच वर्क बहुत ज्यादा कर दिया गया है, ठीक है। तो गाड़ी जो है वो बहुत सीमलेस तरीके से नहीं चल पाती है। तो टाइमली मेंटेनेंस के लिए भी ये जो इनिशिएटिव है एनएसपी का इनिशिएटिव, दैट वुड हेल्प। तीसरा क्या है,
असेट मैनेजमेंट में भी ये हेल्प करेगा। असेट मैनेजमेंट मतलब कि रोड बना तो जरूर, रोड बनी तो जरूर, लेकिन अभी तक क्या था, उसकी ठीक से अपकीप नहीं किया जा रहा था, एक्सेप्ट फॉर फ्यू वीआईपी रोड्स। ठीक है, बाकी रोड्स को बना के उद्घाटन हुआ, लोग चलने लगे और छोड़ दिया गया। लेकिन अब क्या है, अब हमारे जो असेट्स क्रिएट हो रहे हैं, हमको उसको मेंटेन भी करना है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको उसको मेंटेन भी करना है। तो दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स। इसके बाद क्या है, दिस वुड ऑल्सो हेल्प इन मिटिगेटिंग रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है, एक तो लापरवाही हमने देखा था, एक रीजन है एक्सीडेंट्स का। दूसरा क्या है, पुअर रोड डिजाइन्स, डिजाइन फ्लॉज। ठीक है, तो अगर हम अपने मानक अच्छे रख रहे हैं, ठीक है, अगर हम अपने स्टैंडर्ड्स अच्छे रख रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है, दिस वुड हेल्प अस इन मिटिगेटिंग द पुअर डिजाइन, which in turn would help in mitigating the number of accidents we get to see year on year। अभी भी 1.25 से 2 लाख के बीच लोग हर साल भारत में मरते हैं खाली रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है दैट इज ज्ञान भारतम मिशन। पिछला जो आर्टिकल हमने किया इंडियन एक्सप्रेस से किया, ये जो आर्टिकल है ये आपका द हिंदू का आर्टिकल है। दिस इज द आर्टिकल फ्रॉम हिंदू, GS1। GS1 कल्चर से रिलेटेड है ये। पढ़ी है ये न्यूज किसी ने? नहीं पढ़ी है। GS1 कल्चर की न्यूज है। अभी देखिए क्या है, इंडिया ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है along with चाइनीज सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन में भी हमको एक डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, कन्फ्यूशियस वहां पर खत्म हो गया, अब कम्युनिज्म आ गया। लेकिन इंडिया में जो सिविलाइजेशनल स्ट्रिंग है वो क्या है, अभी भी अनइंटरप्टेड है। कई सारे इन्वेडर्स आए, ठीक है, बावजूद इसके हमको क्या देखने को मिलता है कि इंडिया में जो सिविलाइजेशन है वो अभी तक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है। ठीक है, इंडस वैली के समय से अभी तक हमको क्या देखने को मिलता है, कंटिन्यूटी इन सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। तो जब इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। वी हैव टू मच ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, टू मच ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में भी डाइवर्सिटी है, संस्कृत में भी हैं ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, आपका द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, तेलुगु में भी है, तमिल में भी है, जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें भी, पाली में भी है, प्राकृत में भी है। तो हमारे पास बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ, कि अभी बहुत छितरे हुए हैं, दे आर स्कैटर्ड, दे आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये सारी चीजें क्या है इंडिया की, ये अगर मैन्यूस्क्रिप्ट्स का कलेक्टिव हम ले लें, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस का, अलग अलग वर्नाक्युलर्स का, तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ये इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज, ये इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज की एक बहुत रिच रिपोजिटरी है, ट्रेडिशनल नॉलेज की रिच रिपोजिटरी है। तो इसीलिए इनको कंजर्व करना, इनका अपकीप, ठीक है, अपकीप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको कंजर्व करना, इनका अपकीप और इनकी प्रॉपर साइंटिफिक रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अपकीप के लिए, ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो इनिशिएटिव अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने शुरू किया है वो है आपका ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, सो इट्स अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, फ्लैगशिप स्कीम या इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है, एक तो सबसे पहला काम कंजर्वेशन, जो हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट। कंजर्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत पुराने हैं, ऑलरेडी ये बहुत पुराने हैं। इंडिया में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम मॉनसून भी देखते हैं,
मॉनसून के बाद एकदम क्या होता है, सनी डेज आ जाते हैं, ह्यूमिडिटी गायब हो जाती है। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, पुराने पेपर्स पे हैं, पत्तों पे हैं, वो क्या है, वो आपके डिग्रेड भी होंगे, तो उनका प्रॉपर प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉपर प्रिजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंजर्वेशन एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा क्या हो गया, अपकीप, तीसरा प्रिजर्वेशन, और चौथा डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन। अब चूंकि हम डिजिटल इंडिया के दौर में हैं, तो जो हमारे एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, तो आवश्यकता है कि हम इनको प्रॉपरली डिजिटाइज करें और एक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे साथ लेके आए। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। जो पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको कंजर्व करना है, उनको आप कीप करना है, ठीक है, और उसको डिजिटाइज करना है। ये एक एंड हो गया ऑब्जेक्टिव का। दूसरा एंड क्या हो गया ऑब्जेक्टिव का, दूसरा एंड हो गया ऑब्जेक्टिव का कि हमको ये जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जब इसको हम डिजिटाइज कर देंगे तो हम इसको एक्सेसिबल बना पाएंगे। जब आप इसको डिजिटल फॉर्मेट में ले आएंगे तो आप इसको एक्सेसिबल बना पाएंगे। किसके लिए, एक्सेसिबल फॉर स्कॉलर्स। accessible for scholars across the world and in India, across the world। तो इंडिया की जो ट्रेडिशनल नॉलेज की जो रिपोजिटरी है, जो अभी स्कैटर्ड है, डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, काफियों में ठीक ठाक क्षति पहुंच चुकी है, उसका अब इफेक्टिव कंजर्वेशन हो पाएगा, उसको हम डिजिटाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तो हम अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो बचा रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज करके एक ब्रिज क्रिएट कर दे रहे हैं स्कॉलर्स के लिए। अभी तक क्या था, स्कॉलर्स को अलग अलग जगहों पर जाके रिसर्च करनी पड़ती थी, जो पीएचडी कर रहे हैं या पोस्ट डॉक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो क्या है, ये इंटरडिसिप्लिनरी है। इसमें वेदांत की भी पढ़ाई हो सकती है, इसमें एंशियंट मेडिसिन है उसकी भी पढ़ाई हो सकती है, फिलॉसफी है उसकी भी, चारवाक फिलॉसफी है उसकी भी पढ़ाई हो सकती है। तो इंटरडिसिप्लिनरी है, कई रिसर्चर्स को बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी, जो इंडिया में है और दूसरे देशों में भी। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्टिव्स है, प्रिजर्वेशन अपकी एक एंड हो गया ऑब्जेक्टिव का, दूसरा एंड क्या हो गया कि ये एक तरीके का टेक्नोलॉजिकल ब्रिज है, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है, विच वुड मेक दिस इंफॉर्मेशन, दिस रिच ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी एक्सेसिबल टू द ग्लोबल स्कॉलर्स एंड इंडियन स्कॉलर्स। आई बात समझ में? तो प्राइमरीली कर क्या रहा है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा। ज्ञान भारतम मिशन है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा, जिसको कहेंगे क्या, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी, एनडीआर, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी। ठीक है, ये एक सेंट्रलाइज डिजिटल डेटाबेस रहेगा, सेंट्रलाइज डिजिटल डेटाबेस रहेगा। जैसे रैम्स पढ़ा था अभी, उसी प्रकार का ये भी एक डिजिटल डेटाबेस रहेगा, जहां पर जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमने कंजर्व कर ली है, उसको डिजिटाइज कर लिया गया है, और उसको हम यहाँ पे लाके कैटेगराइज करेंगे, यहाँ पे लाके स्टोर करेंगे। ठीक है, एंड दिस वुड बी एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक। हम आप उसको एक्सेस कर सकते हैं जो स्कॉलर्स हैं। मतलब ये एक तरीके का ओपन डेटा हो जाएगा, ये एक तरीके का ओपन डेटा हो जाएगा। शुरुआती फेज में 20 इंस्टीट्यूशंस के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ठीक है, कि आपके पास जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, साउथ में मान लीजिए कोई एमिनेंट इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट है उनको क्या किया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा। ठीक है, तो 20 इंस्टीट्यूशंस के साथ एमओयू साइन किए जा चुके हैं, और आने वाले दिनों में 30 और इंस्टीट्यूशंस के साथ जो एमओयूज हैं वो आपका साइन किए जाएंगे। एक बार ये आपका फ्रक्टिफाई हो गया, ये इनिशिएटिव फ्रक्टिफाई हो गया, तो दिस वुड बी इंडियाज लार्जेस्ट आर्काइव, इंडिया की सबसे बड़ी आर्काइव हो जाएगी, लार्जेस्ट आर्काइव, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट को लेके इंडिया की सबसे बड़ी आर्काइव आपका ये एनडीआर रहेगी, अंडर अंडर ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, और क्या फायदे रहेंगे इसके,
क्या क्या फायदे रहेंगे, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेजेस। हाँ, शोकेस इंडियाज कल्चर टू द वर्ल्ड, और ठीक है, एक पॉइंट ये भी हो गया। सॉफ्ट पावर है, उसको भी एनहांस करेगा। आईआर में सॉफ्ट पावर हमने पढ़ा है, जोसेफ नाय का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर को भी एनहांसमेंट मिलेगा। और लेकिन ये पॉइंट आंसर में लिखना है तो इसको हमको नीचे लिखना है, क्योंकि ये GS1 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो जो प्रायोरिटी पॉइंट है वो ये है, शोकेस इंडियाज कल्चर टू द वर्ल्ड, ठीक है। ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज एंड स्कॉलर्स, ठीक है। एक ब्रिज का, एक लिंक का काम करेगा। अभी तक क्या था, स्कॉलर्स एक्सेस नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे वो ठीक तरीके से डिजिटाइज नहीं थे। तो किसी को रिसर्च करनी है लखनऊ यूनिवर्सिटी में बैठकर, उसको चेन्नई जाना पड़ रहा है, उसको जयपुर यूनिवर्सिटी जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स बस वहीं पर। लेकिन अब क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो मिटिगेट हो जाएंगी। तीसरी चीज क्या है, इट वुड फॉस्टर इंटरडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। इसका मतलब क्या हो गया, अब हिस्ट्री में कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है, जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर के हैं या इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन के बीच का लिंक, एक आर्टिकल किया था हमने कुछ टाइम पहले। इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड के बीच का लिंक अभी भी कोई सेटल नहीं कर पाया है कि कंटिन्यूटी थी तो कैसी थी कि नहीं थी। ये चीज सेटल नहीं हो पाई है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये साउथ एशिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो मतलब हिस्टोरियंस को परेशान करता है, ना सिर्फ इंडिया में बट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर ये लिंक हमको निकालना है कि क्या लिंकेज है, तो ऐसा नहीं है कि कोई न्यूमिस्मेटिक आके, या न्यूमिस्मेटिक का कोई स्पेशलिस्ट है वो आके, या कोई आर्कियोलॉजिस्ट आके, या सिर्फ कोई हिस्टोरियन आके इसको सॉल्व कर देगा। आई बात समझ में? इसमें आपको क्या चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी, इसमें आपको कोलैबोरेशन चाहिए। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, ऐसे कई क्वेश्चन। अब जैसे है क्या, सोशियोलॉजिस्ट भी आते होंगे, जब इंडस वैली की खुदाई चल रही होगी, एक्सकवेशन चल रहा होगा, तो सोसाइटी कैसी थी, तो इसमें सोशियोलॉजिस्ट भी आए होंगे, वो पता करने की कोशिश किए होंगे कि भाई नेचर ऑफ सोसाइटी क्या था, पेट्रियार्कल था कि मैट्रिलीनियल था, ठीक है। कुछ मान लिए लापिस लजूली, कुछ क्वाइंस निकले, कुछ निकले, तो आप इसमें जो क्वाइंस एक्सपर्ट्स हैं, न्यूमिस्मेटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी लाना पड़ा होगा, तब आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिली होगी ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो हिस्ट्री में कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जिसमें आपको एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होता है। तो दिस इनिशिएटिव वुड आल्सो फॉस्टर इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, दिस वुड आल्सो फॉस्टर इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, ठीक है। चौथी चीज, इसका जो रीच है दैट इज पैन इंडिया। पैन इंडिया मतलब नेशनल और साथ ही साथ रीजनल भी है। सो दिस इज अ गुड थिंग, ठीक, कि मतलब दिस वुड आल्सो प्रमोट द आइडिया ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि बस संस्कृत और तमिल पे फोकस किया गया। जो रीजनल लैंग्वेजेस में जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, ठीक है, प्रकृत है, पाली है, उस पे भी इक्वल एम्फेसिस है, उस पे भी आपका इक्वल एम्फेसिस रखा गया है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ज्ञान भारतम मिशन, दिस इज ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है। अब इसमें देखिए 6 वर्टिकल्स हैं, 6 थीमेटिक वर्टिकल्स हैं प्राइमरली। ज्ञान भारतम मिशन के 6 थीमेटिक वर्टिकल्स हैं, 6 एरिया में ये काम करेगी। प्राइमरी काम आपको समझ में आ गया, ठीक है। स्टोरेज ऑफ, डिजिटल स्टोरेज ऑफ
या डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो सर्वे एंड कैटलॉगिंग, जब आप हिंदू का आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ये 6 थीम्स हैं वो मिल जाएंगी। कैटलॉगिंग मतलब सर्वे करके कैटलॉग कर देना डिजिटल फॉर्मेट में। एक एस्पेक्ट, एक थीम ये हो गई, ठीक है। 6 एरियाज में ये काम कर रहा है। दूसरा क्या है? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, मतलब कंजर्वेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग का क्या मतलब हो गया? आईसीटी टूल्स यूज किए जा रहे हैं, क्लाउड यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है या लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं या कुछ म्यूजियम्स हैं उनके पास कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, तो वहां के स्टाफ को ट्रेन करना कि हमको ये प्लेटफॉर्म जो एनडीआर जो हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उसको कैसे यूज किया जाए, उसमें कैटलॉगिंग होगी कैसे, स्कैनिंग होगी तो कैसे होगी, ठीक है, क्या क्या हमको मेजर्स यूज करने, ये सारी चीजें कैपेसिटी बिल्डिंग में सिखाई जाएंगी, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो गया? ट्रांसलेशन पे एम्फेसिस। तमिल में कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है तो उसको हिंदी में, ठीक है, पाली में कोई मैन्यूस्क्रिप्ट मिल रही है तो उसको और भी जो लैंग्वेजेस है उसमें ट्रांसलेट करना कि स्कॉलर्स को ईज में रहे, मतलब स्कॉलर्स जो रहे वो इजीली एक्सेस कर पाए इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, जिससे उनकी जो रिसर्च है वो रिलेटिवली इजी हो जाए। चौथा चीज क्या है? रिसर्च एंड पब्लिकेशन। रिसर्च एंड पब्लिकेशन, जो मैन्यूस्क्रिप्ट पे जो रिसर्च की जाएगी, ठीक है, जो रिसर्चेस होंगे, जो नई फाइंडिंग्स होगी वो भी लिस्ट की जाएगी इस पर्टिकुलर एनडीआर पे, ठीक है। चौथी चीज क्या है? आउटरीच एंड पब्लिक अवेयरनेस। आउटरीच एंड पब्लिक अवेयरनेस क्या है? जन जागरूकता, कि मतलब लोगों को पता रहे कि भाई ऐसा कोई इनिशिएटिव है वो भारत सरकार जो है या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो लॉन्च की है, ठीक है। तो पब्लिक अवेयरनेस को एनहांस करने के लिए, जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए भी फोकस किया जाएगा इस पे, ठीक है। तो दीज आर द 6 थीमेटिक वर्टिकल्स, 6 थीमेटिक वर्टिकल्स ऑफ ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है। फ्लैगशिप स्कीम इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, एक तो डिजिटल ब्रिज क्रिएट करना किसके किसके बीच में, स्कॉलर्स के बीच में, और जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज बेस है, जो रिच रिपोजिटरी है, जो हमारा हेरिटेज है, इनटेंजिबल हेरिटेज है, ठीक है। दूसरा कंजर्वेशन, अपकी प्रिजर्वेशन ऑफ ऑफ दिस इनटेंजिबल हेरिटेज, ठीक है। फिर क्या है? इसमें एक एनडीआर बनाया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म है सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिपोजिटरी जिसमें सारी चीजें स्टोर की जाएंगी, और ये 6 वर्टिकल्स पे काम करेगा प्राइमरीली, ठीक है। सर्वे कैटलॉगिंग, कंजर्वेशन कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसलेशन पे, रिसर्च पब्लिकेशन पे, आउटरीच एंड पब्लिक अवेयरनेस पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इन सिंक विथ द क्लैरियन कॉल ऑफ डिजिटल इंडिया, जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है भारत का, आईसीटी को इफेक्टिवली हार्नेस करना, ठीक है, आईसीटी को इफेक्टिवली हार्नेस करना, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इन सिंक विथ द आइडिया ऑफ डिजिटल इंडिया। अरे कंजर्वेशन कैपेसिटी बिल्डिंग अलग होगा दो, ठीक है। नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी,
भारत की ज्ञान परंपराओं को बढ़ावा देने में ज्ञान भारत मिशन के महत्व का परीक्षण कीजिए तथा सांस्कृतिक उपनिवेशीकरण और बौद्धिक पुनरुत्थान के संदर्भ में इसकी तुलना नालंदा और तक्षशिला जैसे ऐतिहासिक संस्थाओं से कीजिए। जूम कर दो। Examine the significance of Gyan Bharatam mission in promoting India's knowledge tradition, comparing it to historical institutions like Nalanda and Takshila in terms of cultural decolonization and intellectual revival. हो जाएगा ये क्वेश्चन। पहला पार्ट तो इजी है, ठीक है। दूसरा, नालंदा तक्षशिला उस समय क्या करते थे? एशियंट इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं, लर्निंग सेंटर्स थे। तो वो क्या करती थी? वो इंडिया की नॉलेज को बाहर की ओर डिसेमिनेट करती थी। तो ये क्या करेगा? एनडीआर क्या करेगा? प्राइमरीली यही काम करेगा। स्कॉलर्स को अब जो फायन, ह्यूनसांग, आइसिंग सुनते हैं, वो कहाँ आते थे पढ़ने? जो चाइनीज स्कॉलर्स थे और जगह के स्कॉलर्स थे, ठीक है, वो आ रहे हैं। तो क्या करने आ रहे हैं? वो इंडिया में ज्ञान लेने आते थे, ठीक है। इंडिया की जो रिच ट्रेडिशनल इनटेंजिबल हेरिटेज थी उसको एब्जॉर्ब करने आते थे, ठीक है। तो आज के समय में ये काम कौन कर रहा है? ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव अगर फ्रैक्टिफाई हो जा रहा है तो ये करेगा। तो आपको एक पैरेलल ड्रॉ करके एक आंसर लिखना है। पहला पार्ट तो इजी है, दूसरा पार्ट वही जो मैंने आपको बताया, इसी को आपको इंटरप्ले करना है।